प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और आज की जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। तो मैं चाहता हूं कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब क्लियर दिख रहा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात कर रहा हूं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जनरल साइंस में क्या पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, उसके बाद हमने फैट पढ़ लिया था। अब हमारी बारी किसकी है? प्रोटीन की। प्रोटीन पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक पूछे गए। अगर जनरल साइंस का पोर्शन लिया जाए तो विटामिन और मिनरल, उसके बाद खनिज तत्व आएंगे, कैल्शियम, आयोडीन, ठीक है। उसके बाद आपका वो सब तत्व आएंगे जिससे बॉडी में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यह एक ऐसा सेक्शन है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आरओआर हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे यूपीडीपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, चाहे वो आपका आरआरबी को, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, वहां से इन सभी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पे हम इसको स्टार्ट करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन क्या होती है, ठीक है। प्रोटीन हमको अलग अलग तत्वों से प्राप्त होता है। प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद कौन होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो कितना पाया जाता है प्रोटीन में? 16%। ये चीजें आपको याद रखनी है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्व ऐसा है जो प्रोटीन में पाया जाता है। ये 4 तत्वों के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से कहा जाएगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जो विशेषकर प्रोटीन में ही पाया जाता है। देखिए, प्रोटीन में कार्बन भी पाया जाएगा, हाइड्रोजन भी पाया जाएगा, ऑक्सीजन, लेकिन विशेषकर जो पाया जाता है, एक कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता था, फैट में भी पाया जाता है। तीनों कार्बोहाइड्रेट, फैट सब में पाए जाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल में भी पाए जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा है जो स्पेशली किस में पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। एक दो बार ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो आप कहेंगे प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% पाए जाते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब बात करते हैं कि प्रोटीन हमारे जैव तत्व का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में बताया था कि प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसे छोटे छोटे बच्चों की बुक में पढ़ेंगे 6, 7, 8 में, तो उसमें दिया गया प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी संरचना को बनाने वाला और कार्य को करने वाला एक भाग है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो कि किससे बना है इसको भी पढ़ेंगे और साथ में ये भी पढ़ेंगे हमारे जैव तत्व में कितना पाया जाता है। प्रश्न कहां से पूछा गया? एक तो ये नाइट्रोजन वाला याद रखेंगे कि प्रोटीन में, याद रहेगा, प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% पाया जाता है। क्लियर? दूसरी चीज याद रखेंगे कि जैव तत्व में, यानी जीवन में या जीव में, जीव कर लेते हैं, जीव में कितने भाग प्रोटीन का होता है, तो 14 से 15% भाग प्रोटीन होता है। अगर जीवन की बात करें, जीव की एक कोशिका की बात करें, तो उसमें कितना भाग प्रोटीन का होता है, या जीव के कितने भाग प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे शरीर का भार होता है उसका कितना प्रतिशत भाग जो प्रोटीन होता है, तो 14 से 15% भाग प्रोटीन होता है, 16% भाग नाइट्रोजन होगा। याद रहेगा, जीव तत्व, जीव जो होगा उसके शरीर का जो भार होगा, उस भार का कितना प्रतिशत, जैसे मान लो कि मैं अपने बॉडी का निकालें तो हमारे बॉडी का जो वेट है 80 केजी है, 80 केजी मेरा वेट है, तो अब उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कितना प्रोटीन है, तो मैं कहूंगा कि 80 का 14 से 15% जो भाग होगा वो क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो मान लेते हैं कि 14 8 कितना हो जाएगा, तो जल्दी से बता दिए। 14 8 पहाड़ा वहाड़ा भी पढ़ते चलिए, 96, तो लगभग 10 किलो कितना होगा? 14 8 96 होता है ना? नहीं, चलिए जो भी होता है, ठीक। तो 14 8 जितना होगा, जितना भी होगा 112, ठीक। 14 8 कितना होता है? 112। तो 112 जो होगा उतना, यानी लगभग 11 दशमलव कुछ किलो हमारा क्या होगा? बॉडी भार होगा, या 15 8 120, लगभग 12 किलो हमारा क्या होगा? प्रोटीन होगा। जो 80 किलो हमारा वजन है उसमें से 12 किलो क्या है? प्रोटीन है, ठीक। या 100 किलो की बात कर लेते हैं, कोई जीव है जिसका वजन कितना है? 100 किलो है, तो उसका अगर बॉडी वेट हम निकालें, प्रोटीन उसमें कितना होगा, तो आप कहेंगे कि उसमें 14 से लेकर के 15 किलो तक प्रोटीन पाया जा सकता है। तो 14 से 15% क्या पाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। हमारे जीव का, पूरे शरीर का जो वेट होता है उसके जैव भार का 14 से 15% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? कितने परसेंट? 16% पाया जाता है। किसी कोई डाउट नहीं? क्लियर हो जाए। तीसरा क्वेश्चन यहीं पे, कोई सूखी हुई कोशिका है, जैसे मान लो कि चना है, मटर है, सरसों है, कोई सूखे हुए पदार्थ है, कोई सूखा हुआ जैव तत्व है, तो सूखे हुए जैव तत्व में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो सूखे हुए जैव तत्व में प्रोटीन की मात्रा 50% होती है। सूखे हुए जैव तत्व में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 50% होती है। प्रश्न को कंफ्यूज मत होइएगा,
छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन पूछ लिए जाते हैं, माइनस मार्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 16% पाया जाता है। किसी जैव भार का प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? 14 से 15% होता है। किसी सूखे हुए जैव भार का या किसी सूखे हुए पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी हो सकती है? लगभग 50% हो सकती है। क्लियर है? तीनों प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाए। अब बात करते हैं प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो बना होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर के बना है। और अमीनो एसिड कितनी होती हैं? अमीनो एसिड दो तरह की होती हैं। एक अमीनो एसिड को हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। कौन सी? इसेंशियल अमीनो एसिड। और दूसरे को क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर? एक प्रोटीन को कहेंगे, एक अमीनो एसिड को कहेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसा अमीनो एसिड जो हमारे शरीर को जरूरी है, जिसे हमें भोजन में खाना ही पड़ेगा, जिसे हमें भोजन में ग्रहण करना ही पड़ेगा। ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन ऐसे अमीनो एसिड की बात करें जो हमारे शरीर में खुद स्वतः निर्मित हो जाते हैं, हम बताएंगे आपको जब सेल पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी, आगे है एक टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी। जो लोग यहाँ पे ये हैं क्या कहते हैं बायोलॉजी वाले हैं, वो लोग गौर करें कि जब आप इंटर की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इंटर की एनसीईआरटी में आपको क्लास 12 के चैप्टर में मिलेगा, तो वहां पे ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, रिप्लिकेशन क्या होता है, हम सब आपको अभी लिखवाएंगे, अभी बताएंगे। जो लोग नहीं जानते वो लोग भी जाने, वहां से प्रश्न पूछा जाता है, अभी लिखवाएंगे। इसको थोड़ा सीरियस करेंगे तब लिखवाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट हम देंगे उसका। तो ये बात जो लोग बायोलॉजी वाले हैं वो लोग ऑलरेडी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिए। किसको? रिप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एचआईवी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। बाकी लोग भी समझेंगे भी, लेकिन वो लोग जानते हैं पहले से, तो वो लोग अपना जान लें वहां से। तो इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होती है, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो अपने बॉडी में स्वतः से निर्मित होती रहती है, उसको हमें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोनों की संख्या 10-10 है। एक दो बुक में इसको 22 लिखा गया है, ठीक है, अमीनो एसिड को 22 लिखा गया है। एक आध बुक में लिख दिया गया 20 से 22 प्रकार के अमीनो एसिड। यह गलती आप एग्जाम में मत करिएगा। एग्जाम में आप 20 ही प्रकार के अमीनो एसिड लिखिएगा, ठीक है। जिस बुक में लिखा गया वो ऑथेंटिक बुक नहीं है, ठीक है, मैं बुक का नाम नहीं लूंगा, मार्केट में चलती हुई अच्छी बुक है। तो अच्छी बुक का मतलब ये एक बहुत सारे लोग उसको, उसके ग्राहक बहुत ज्यादा है, तो थोड़ी सी फेमस बुक है और अच्छे प्लेटफॉर्म की है, तो हम उसमें नाम नहीं लेना चाहते। उसमें लिखा गया 22 अमीनो एसिड, एक गलत लिखा गया, ठीक है। 20 अमीनो एसिड होती हैं, 10 इसेंशियल होती, 10 नॉन इसेंशियल होती। उन्होंने तर्क दिया एनसीईआरटी का, लेकिन एनसीईआरटी में भी 20 ही लिखा गया है। आपको यकीन ना हो तो क्लास 12 की बायोलॉजी जाकर के आप देख लीजिएगा, वहां पे 20 अमीनो एसिड लिखी गई है। जो मित्र हमारे जानते हैं वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि अमीनो एसिड कितनी होती, 20 होती, 22 होती, ठीक है। 22 गलत है, 20 करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी भविष्य में क्या खोजा जाएगा इसे हम अभी से नहीं बता सकते, हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं, ठीक। तो इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है, जिसे हमें भोजन के रूप में खाना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसे हमें भोजन में खाना पड़ेगा उसे इसेंशियल अमीनो एसिड यानी अनिवार्य अमीनो एसिड कहेंगे। और जो हमारे भोजन में स्वतः मिल जाते हैं उसे, जिसे हमें खाना नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। 4 प्रश्न हमारे हो चुके हैं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 16% होता है। वह ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रोटीन में पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाएगा, साथ में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी पाया जाता है, तो नाइट्रोजन की बात होती है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है जैव भार, जो एक जीव का भार है उसमें प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? 14 से 15% होता है। उसी में आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन जो मानव शरीर में प्रोटीन है, अगर या किसी जैव समूह में प्रोटीन है और वह जैव समूह सूखा हुआ है, ठीक, जब सूख चुका है तो उसमें प्रोटीन कितना प्रतिशत होगा? तो उसमें 50% प्रोटीन होती है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अमीनो एसिड किसे कहते हैं? अमीनो एसिड एक सूक्ष्म तत्व है जो प्रोटीन की इकाई होती है। इस 2 प्रकार की होती है, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड यानी अनिवार्य अमीनो एसिड क्या होंगे? 10 प्रकार के होते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। टोटल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। गलती मत करिएगा 22 लगाने की कहीं, ठीक है। मार्केट में बुक है इसलिए गलती हो सकती है, मैं आपको कंफ्यूजन अभी खत्म कर दूं कि 20 ही होता है। जो मित्र जानते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम ध्यान देंगे, जब कोई एक अमीनो एसिड
जब कोई अमीनो एसिड, जैसे मान लेते हैं कि अमीनो एसिड हम खाली ए लिख रहे हैं, समझ जाएंगे आप। एक अमीनो एसिड किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, जब कोई अमीनो एसिड किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा, तो वहां पे एक बांड बनता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बांड कहते हैं। पेप्टाइड बांड कहते हैं, क्या कहते हैं, पेप्टाइड बांड कहते हैं। ठीक, याद करिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे कि जब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से, या एक ग्लूकोज दूसरे ग्लेक्टोज से, ठीक है, या एक ग्लूकोज दूसरे किसे, फ्रक्टोज से जुड़ता है, तो यहां पे बनने वाला बांड क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बांड कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बांड कहलाता है। याद है आपको, हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे कि जब एक ग्लूकोज के तत्वों से जुड़ता है, डाइसैकेराइड का निर्माण करता है, तो वहां पे ग्लाइकोसिडिक बांड बनता है। जब ग्लूकोज से जुड़ता है तो वहां पे क्या बनता है, माल्टोज बनता है। रिवीजन कर लिया, अगर आप वीडियो नहीं देखें जरूर देख लीजिए। अगर ग्लूकोज गैलेक्टोज से जुड़ता है, किसका निर्माण करता है, लैक्टोज का निर्माण करता है। और जब ग्लूकोज किससे जुड़ता है, जल्दी से बताइए, ग्लूकोज किससे जुड़ता है, अरे भाई बताइए, फ्रक्टोज से जुड़ता है, किसका निर्माण करता है, सुक्रोज का निर्माण करता है। और सुक्रोज कहां पाया जाता है, तो आप कहेंगे गन्ने के जूस में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, गन्ने के जूस में पाया जाता है। ये रिवीजन का है आपका इतना, तो इसको आपको नोट नहीं करना है, बस आपको रिवाइज कर लेना, ठीक है। कह रहे हैं कि जो ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज से जुड़ता है तो एक बांड बनता है, जिस बांड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बांड। ग्लाइकोसिडिक बांड एक कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे, ठीक है। यहां पाते हैं जब अमीनो एसिड से जुड़ता है, इस बांड का नाम याद रखेंगे, जब अमीनो एसिड किससे जुड़ता है, अमीनो एसिड से जुड़ता है, तो एक बांड का फॉर्मेशन होता है। उस बांड को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बांड कहते हैं। कोई डाउट नहीं है। जब अमीनो एसिड से जुड़ेगा, चूंकि अमीनो एसिड जब जुड़ेगा तभी प्रोटीन का निर्माण होगा, तो वहां पे एक बांड बनेगा जिसका नाम क्या होगा, पेप्टाइड बांड होगा। 5 प्रश्न हो गए, गलती करना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे अपने चार्ट पे थोड़ा एक नजर डालने, जो हमने आपको स्क्रीनशॉट दिया था, इसमें क्या क्या है, तो इस पे एक नजर डालें, तब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां देखते हैं, प्रोटीन का हम लोग करेंगे वर्गीकरण। प्रोटीन का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो ही याद करना है, बाकी याद नहीं करना। एक साचा है, तो वो साचा पूरा लिखा गया है, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि चीजें छोड़ दी गई हैं, ठीक है। तब भी मैंने इसमें विशिष्ट वाले में बहुत सारी चीजें को निकाल दिया है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं चीजों को ऐड किया, ठीक है। तो ये देखिए, मैं बता दूं, भले जीआईसी का है, तो जो लोग बायोलॉजी के वाले हमारे साथ जुड़े हैं, आप चिंता ना करें, हम बायोलॉजी की क्लास लेकर के आएंगे, तो वहां पे प्रोटीन सच में इतना नहीं पढ़ना है, वहां पे प्रोटीन बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक। लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्ट ग्रुप से हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैथ के हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, उन्हें बायोलॉजी का स्पेशल पेपर नहीं देना है। तो बायोलॉजी वाले निश्चिंत रहें, उनका स्पेशल पेपर आएगा, प्रोटीन को हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। प्रोटीन तब कम से कम 2 घंटे की टॉपिक है, और उसको अच्छी तरह से निकालेंगे, कौन सी प्रोटीन कहाँ पे कैसे क्या, तो उनका मतलब यहाँ पे बेसिक नॉलेज के लिए वो पढ़ लें। अगर वो चाहें कि इससे वो पीएचडी वाला पेपर देंगे, तो ये पीएचडी वाले पेपर में सब्जेक्ट में काम नहीं करेगा। सब्जेक्ट में काम कौन करेगा, उसको बाद में पढ़ा जाएगा। अभी ये जो कहाँ काम करेगा, जल्दी बताइए, जीएस वाले पोर्शन में काम करेगा। तो आप परेशान ना हो, जीएस वाले पोर्शन की तैयारी करें, फिर उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी, बताएंगे कैसे क्या करना है। हाँ, कुछ मित्र मेरे और डिस्टर्ब इस बात पे हैं कि वन लाइनर वाली पढ़ें या इससे पढ़ें। कई मित्रों ने कमेंट किया है, और मैं नाम तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कमेंट किया है, रोबी या क्या ऐसे कुछ नाम है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए परेशान मत होइए, जो आपकी वन लाइनर की क्लास है, जैसे हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, और उसमें क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूरा थ्योरी, ठीक। अगर हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कम से कम बहुत तेज अगर भागेंगे तब भी कम से कम 170-175 क्लास में हम कवर करेंगे। आप बताइए, हमारे पास 100 दिन है, तो हम खाली हिस्ट्री पढ़ के क्या 2 क्वेश्चन के लिए पूरी हिस्ट्री का अगर हम ऐसे पढ़ते रहेंगे तो क्या हो पाएगा, संभव नहीं। आप परेशान ना हो, हम उसकी क्लास लाएंगे, हम पूरी क्लास करेंगे। 2021 में हम संपूर्ण जीएस को खत्म करेंगे, वो पीसीएस स्तर तक के हम जीएस को कवर करेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि हमें जीआईसी देना है, तो जीआईसी और आरओ का पेपर जो हमारा मई जून में होने वाला है पंचायत चुनाव के बाद, अगर हमें वो पेपर देना है और हम इतना डीपली घुस के पढ़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी।
इसलिए उस सभी क्लासेस को, जैसे हिस्ट्री है, आपका इकोनॉमिक्स है, और क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सबको हम लोग कहां से पढ़ेंगे? वन लाइनर से पढ़ेंगे। हमने आपको बुक बता रखी है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जीएस ये 3 बुकें पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। प्लेलिस्ट में देखेंगे मिल जाएगा, ठीक है। तो जीएस वाला पोर्शन आप वहां से वन लाइनर बायो स्टडी पॉइंट से हम डाल रहे हैं। आपको कोई दबाव नहीं है, अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं वन लाइनर बुक लीजिए, आप अपने से पढ़िए। ऐसा कोई दबाव नहीं कि आपको जबरदस्ती वो पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए उसको पढ़ना नहीं। अब बात आई साइंस की और ज्योग्राफी की। 2 पोर्शन ऐसे हैं, साइंस और ज्योग्राफी और उत्तर प्रदेश विशेष। यह 3 ऐसे पोर्शन है जो आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा ये है कि इन चीजों को पढ़ने के लिए हमें व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। हम ऑनलाइनर इसका भी देंगे, संपूर्ण का देंगे, मास्टर वीडियो देंगे आपको, बस आप सुन के जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। परंतु यहाँ पे हमें इसके बेस को समझने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए हम यहाँ पाएंगे। आपको साइंस का पूरा, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरा साइंस, पूरी ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी, पूरी इंडियन ज्योग्राफी, फिर एशिया, फिर मान लो कॉन्टिनेंट पे चलेंगे तो पूरी ज्योग्राफी और पूरा साइंस आपको वीडियो क्लास में कवर करना है। पूरे हिस्ट्री से बाकी जितने पोर्शन आपके 7 बच रहे हैं उसे हम लोग उससे करेंगे, वन लाइनर से करेंगे। तीसरी चीज जो हमारी है प्रैक्टिस पेपर, हम लोग मान लो डीयू रेडर्स करेंगे, वो आप जानते हैं, या प्रोजेक्टर से करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लगा करेंगे। उसके बाद आपका बचता है यूपी स्पेशल, पूरा वीडियो क्लास करेंगे। और बात आई मैथ की, तो मैथ में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं उसे किया जाएगा, और प्रैक्टिस पेपर जब मार्केट में आ जाएगा तो प्रैक्टिस पेपर को पूरा सॉल्व किया जाएगा, जिससे मैथ में जो लोग बेसिक एकदम नहीं जानते हैं वो भी 4-5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आराम से कर लें, ताकि कुछ रैंक ऊपर हो जाए, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप घबराइए मत। हमारी स्ट्रेटेजी कभी ऐसी नहीं होगी जिससे हम आपको कंफ्यूज करें। स्ट्रेटेजी हर वक्त ऐसी बनेगी जिससे आपको सरलता, सुगमता से सारी चीजें समझ में आ जाए, आप पढ़ भी लें, आपका काम भी हो जाए, आपको कोई टेंशन नहीं है। ना तो आपको नोट्स बनाने की चिंता, मैंने आपसे कहा कि आप नोट्स मत बनाइए, आप सिर्फ क्लास को करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। मैं विश्वास दिला रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस पेपर आएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। अब बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आप बायोलॉजी ही मैं चला रहा हूं, मेरे चैनल पे दुर्भाग्य है टीचर नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम और सब्जेक्ट को नहीं रन करा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन बायोलॉजी का सेशन हम बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ी सी उसमें डिले है, और मुझे उम्मीद है 20 जनवरी से हम क्लास को लगातार रेगुलर लेके आएंगे। लगभग 2-2 घंटे का क्लास होगा, जिसमें हम लोग बहुत तेजी से चीजों को कवर करेंगे, तो आप परेशान ना हो। विश्वास रखिए कि हम इसे जाने नहीं देंगे, ठीक है। बस आप यकीन करिए, हर 100% से ज्यादा भी हम अपना लगा देंगे हर तरफ से, चाहे जीएस में चाहे बायोलॉजी वाले सेशन में 100% से ज्यादा हम अपना लगाएंगे। जो चीजें आप कल्पना नहीं कर सकते, आप मोटी फीस देकर के नहीं पा सकते, उससे अच्छी चीजें हम आपको यहाँ पे जरूर प्रोवाइड कराएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पा जाइए, बातें ज्यादा नहीं, ठीक है, वैसे भी थोड़ा ज्यादा हो गया आज, ठीक, परेशान मत होइए, ठीक, कोई बात। प्रोटीन का वर्गीकरण करना, ठीक है। वर्गीकरण करने के लिए हम प्रोटीन को 3 आधार बनाते हैं। मैंने फिर से बता दूं मैं आपसे कि इसमें से बहुत सारे सेक्शन निकाले गए हैं, तो जो लोग बायोलॉजी वाले हैं और नाराज ना हो, यहाँ पे और जो सेक्शन है वो आपको कराए जाएंगे। चूंकि जीएस के लिए इतनी चीजें काफी थी, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आइए, आकृति के आधार पे कैसी उसकी संरचना होती, उसके आधार पे, ठीक। रासायनिक संयोजन क्या होता है, उसके आधार पे। और तीसरा है विशिष्टता के आधार पे, जो यहाँ पे लिखा गया विशिष्टता के आधार पे। इसमें 8-10 होते हैं, मैंने 3 लिखा है, 3 आपके काम के हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आकृति के आधार पे। उसकी आकृति कैसी होगी, उस आधार पे प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। फाइब्रस मतलब रेशेदार प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो रेशों में होगी, ठीक है। ऐसी प्रोटीन जो कैसी पाई जाएगी, रेशों में पाई जाएगी। जैसे आप मस्कुलर स्ट्रक्चर कहीं देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि स्पाइंडल फाइबर होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशेदार प्रोटीन पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, फाइब्रस प्रोटीन के अंतर्गत आती है। बहुत ज्यादा इस पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है कि रेशेदार प्रोटीन अल्फा क्रिएटिन्स और बीटा क्रिएटिन्स, एक क्रिएटिन्स है, पूरा नहीं लिखा गया, खाली के लिखा गया, ठीक है। और कोलेजन, आपसे प्रश्न में सिर्फ कोलेजन पूछा जाता है ज्यादातर, 99% इंपॉर्टेंट कौन है, कोलेजन है। आपसे पूछ लिया जाता है कोलेजन किस प्रकार का प्रोटीन है, आप कहेंगे रेशा युक्त प्रोटीन, बस इतना लिखना है। कोलेजन किस प्रकार का प्रोटीन है, तो आप कहेंगे रेशा युक्त प्रोटीन होता है, ठीक, याद रहेगा। या रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है,
तो आपसे पूछेगा रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, उसमें हिस्टोन दे देगा, ग्लोबिन दे देगा, मायोग्लोबिन दे देगा, कोलेजन दे देगा, तो आप कोलेजन मारिएगा। आप प्रैक्टिस पेपर देखेंगे तो कोलेजन को कई बार पूछा गया है, जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अल्फा केराटिन्स और बीटा केराटिन्स नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछा जाता है कोलेजन पूछा जाता है। तो आप कहेंगे रेशेदार, ऐसे दे देगा निम्न में से रेशेदार प्रोटीन है, तो आप किसको कहेंगे? कोलेजन को। याद रहेगा? ठीक, आगे आ जाइए। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर मतलब ग्लोब जैसा होगा, यानी गोल गोल संरचना होगी। तो ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी होगी? ग्लोबिन होगी, मायोग्लोबिन होगी, हिस्टोन होते हैं, ग्लूटेनिन्स होती है और प्रोलेमिन्स होते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाए। इसमें कोई विशेष नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। रासायनिक संयोजन के आधार पर अगर हम बात करें तो रासायनिक संयोजन के आधार पर सिंपल प्रोटीन, जो सरल संरचना होती है, जो सिर्फ अमीनो एसिड से ही मिलकर के बने होते हैं। सिंपल का मतलब जो सिर्फ किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से ही मिलकर के बने होते हैं, दो अमीनो एसिड से। और दो अमीनो एसिड के बीच में जो बांड बनेगा उसे क्या कहेंगे? पेप्टाइड बांड कहेंगे। तो जो अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। ठीक, जिसमें अमीनो एसिड के अलावा कोई और तत्व जुड़ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, यानी इसे संयुक्त प्रोटीन भी कह सकते हैं। यह है साधारण प्रोटीन, यह है संयुक्त प्रोटीन और यह है डेरिवेटिव्स। ठीक, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो कंजुगेटेड प्रोटीन्स में जब जाएंगे, जैसे यहां पे देखिए प्रोटीन है, तो कंजुगेटेड प्रोटीन में जो आपका हिस्सा है यहाँ पे वो कौन है? तो यहां पे देखिए कंजुगेटेड में न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी इसमें न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है और कौन है? प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन, इससे क्या बन गया? न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक, क्या बन गया? न्यूक्लियो प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज है और क्या है? प्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन। ठीक है, आपसे प्रश्न, आप कभी वो टॉनिक देखे? टॉनिक जो आती है लोग पीते हैं, दो ढक्कन, ठीक, मोटे होने के लिए। कुछ लोग मोटे हो जाते हैं तो उसके बाद फैट गो पर्चा वो आता है ना, फैट गो। ठीक, एक मैडम आ जाती हैं, वो जैसे स्केलेटन। ठीक, तो स्केलेटन की एक मैडम आती है, वो कहती है फैट गो। ठीक, पहले अपनी शरीर इतनी भयंकर दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे फैट गो, फैट चला गया। तो फैट गो जो आता है, कभी बाई मत उसे खरीदिएगा मत और कभी उसे यूज भी मत करिएगा। ये सब रासायनिक तत्व नुकसान करते हैं। ठीक है, फैट ज्यादा हुआ तो एक्सरसाइज करिए। ठीक, तो लाइपोप्रोटीन जब आप टॉनिक लेने जाते हैं तो टॉनिक में जब जाएंगे तो टॉनिक पे ऊपर, सबसे ऊपर ग्रेडियंट जहां लिखा होता है, देखें ग्रेडियंट लिखा होता है, हर एक चीज पे कॉन्स्टिट्यूएंट या ग्रेडियंट लिखा होता है। तो जब ग्रेडियंट पढ़ेंगे उसमें, तो ग्रेडियंट में सबसे पहले आपको मिलेगा लाइपोप्रोटीन। ठीक, उसके बाद आपको मिलेगा क्या है? विटामिन B12, फिर आपको मिल जाएगा कॉड लिवर ऑयल, फिर उसमें लिख देंगे विटामिन B कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन D, विटामिन A। ठीक, उसके बाद सब भरते चले जाएंगे, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ग्लूकोज है, सब कुछ भरते चले जाएंगे, बहुत सारी चीज। सबसे ऊपर जो पाया जाता है कौन होता है? लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन कैसी प्रोटीन है? आप कहेंगे इसमें लिपिड है और प्रोटीन है। और कैसी प्रोटीन है? ये संयुक्त प्रोटीन है, दो तत्व हैं, आप खुद ही नाम से देख लेंगे। न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन बाद में, उसके पहले न्यूक्लियो है। ठीक है, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन पहचानना होगा आपको, बस कौन सा है। ठीक, वैसे पूछ लेगा निम्न में से संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है, तो उसमें नाम से ही पता चल जाएगा। न्यूक्लियो प्रोटीन यानी न्यूक्लिक प्रोटीन दो है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोजन और प्रोटीन दो है। ठीक, लाइपोप्रोटीन लाइपो और प्रोटीन दो है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोटीन है, बस आपको पहचानना होता है और बस उस पर टिक कर देना है, आपका आंसर एक क्वेश्चन से। डेरिवेटिव प्रोटीन, प्रोटीन किसमें बदलते हैं? देखिए, जब अमीनो एसिड से जुड़ता है, अमीनो एसिड किससे जुड़ जाएगा? अमीनो एसिड से, तो क्या बनाता है? पेप्टोन्स बनाता है। ठीक, फिर पेप्टोन क्या बनाता है? पहले प्रोटियोजेज बनेंगे, फिर पेप्टोन्स बनेंगे, फिर क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो कैसे डेरिवेटिव्स होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी श्रृंखलाएं आपकी पढ़नी होती हैं, आपको जाननी होती है। बस इतना जानना है, डेरिवेटिव्स प्रोटीन क्या होंगे। डेरिवेटिव्स प्रोटीन प्रोटियोजेज होंगे, पेप्टोन्स होंगे और क्या होंगे? पॉलीपेप्टाइड्स होंगे। परेशान मत होइएगा, ये चीजें देख के जाइएगा, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक, अब आ जाते हैं नीचे। विशिष्टता के आधार पर, अपने कार्य विशेष के आधार पर प्रोटीन को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? कार्य विशेष के आधार पर। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, अल्फा क्रिएटिन, ये इलास्टिन फाइबर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये वाला। ठीक, न्यूट्रिएंट प्रोटीन, हाँ, एंजाइमेटिक प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो एंजाइम, सारे एंजाइम जो होती है प्रोटीन की ही बनी होती है। एंजाइम क्या होगा बताएंगे आपको, घबराइए मत। तो न्यूट्रिएंट प्रोटीन की बात अगर करें तो न्यूट्रिएंट स्टोरेज में जाइंस,
ये सब याद रखिएगा। जाइंस किस में पाया जाता है? जाइंस किसकी प्रोटीन होती है? मक्का की। मिलाने के लिए देता है। जाइंस किसकी प्रोटीन होती है? मक्का की। आपसे कह देगा मक्का जानते हैं ना, वो भुट्टा पॉपकॉर्न, ठीक। तो जो भुट्टा आता है, मक्का आता है, मेज कहते हैं या पॉपकॉर्न कहते हैं, आप जिस भी नाम से जानते हो उसे जानिए। तो जो पॉपकॉर्न का दाना होता है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें जाइंस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जाइंस, जाइंस, ठीक है। आपके मटर में, मटर खाते हैं ना, मटर का जो दाना आता है, ठीक, मटर का दाना हरा खाएं चाहे उसका छोला बना के खाएं, ठीक। तो जो मटर आप खाते हैं, फैसियोलिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फैसियोलिन प्रोटीन पाई जाती है। मैच कराने के लिए देता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? चावल या गेहूं में पाया जाता है। कहां से ग्लूटेलिन्स कहां पाया जाता है? चावल या गेहूं में। और दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? केसीन प्रोटीन कहते हैं। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? केसीन प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम क्वेसर-क्योर है। प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? सूखा रोग या क्वेसर-क्योर है। क्वेसर-क्योर है, हम दिखाएंगे आपको बाद में। तो प्रोटीन, जब न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो उसमें बताएंगे प्रोटीन से कमी से जो रोग होगा उसे क्वेसर-क्योर कहते हैं। याद रखिएगा, छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है, बड़ों में भी होता है क्वेसर-क्योर, ठीक। मरासमस और क्वेसर-क्योर दो रोग ऐसे हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। मरासमस और क्वेसर-क्योर, मरासमस और क्वेसर-क्योर, 2-3 बार बोली मेरे साथ। मरासमस और क्वेसर-क्योर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। मरासमस और क्वेसर-क्योर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। मरासमस और क्वेसर-क्योर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो इतनी सारी चीजें, इतनी जानकारियां आपको प्रोटीन से रखनी होगी। आप इसका वन लाइनर क्लास आज ही के डेट में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो वन लाइनर क्लास भी आपको इवनिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आप अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस चैनल पे जो वीडियो होगी उसी की वन लाइनर आपको बाद में दे दी जाती है। तो आप परेशान ना हो, पढ़ते रहिए, आपको लाभ इसका होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।